हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रेडियस रेशियो रूल के बारे में बात करेंगे। अब आपका चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, इस टॉपिक के बाद आपके सिर्फ डिफेक्ट्स बचे हैं और वो दो लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जाना था कि 3D 2D के अंदर किस टाइप की हो सकती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपके एफसीसी, सीसीपी, कैसे कैसे टाइप की होती हैं। तो आज हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में और रेडियस रेशियो रूल के बारे में करते हैं। यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, काफ़ी टीचर डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिखवा देते हैं, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि ये निकला कहाँ से। तो चलो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी अगर आप बात करें यूनिट सेल, आपको पता है यूनिट सेल क्या होता है। इट इज़ अ इमेजिनरी सेल जो आप जनरेट करते हो, जिसकी रिपीटेशन से क्या होता है, आपके एक पूरा सॉलिड बनता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो अगर मैं किसी नॉर्मल, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि मास किसका होगा, यूनिट सेल का, और वॉल्यूम किसकी होगी, यूनिट सेल की। तो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अच्छा, हमें पता है कि यूनिट सेल क्या होता है, एक इमेजिनरी चीज होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको मैंने जब पैकिंग बताई थी तो उसके अंदर आप हेक्सागोनल बना रहे थे और आप क्या नाम है एफसीसी बना रहे थे, बीसीसी बना रहे थे, तो वो यूनिट सेल्स थे ना। तो यूनिट सेल आपके क्या होते हैं, एक इमेजिनेशन होती है। और आपको पता है कि इमेजिनेशन जो भी चीज़ होती है उसका कोई भी मास नहीं होता। तो यानी यूनिट सेल हैव डज नॉट एनी मास, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास वाले फैक्टर को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल। अब आपको मैंने यूनिट सेल जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने z की वैल्यू निकालना सिखाया था कि z क्या था, रैंक ऑफ यूनिट सेल था। आपको पता होगा कि जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में आपका z1 आया था, और आपके बीसीसी के केस में z की वैल्यू कितनी आई थी, आपकी 2 आई थी, और आपके एफसीसी के केस में 4 आई थी। तो ये z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई थी। तो अगर मैं मास की बात करूँ तो मास के अंदर कितने एटम्स होंगे, आपके z एटम्स होंगे, है ना बेटा। यही तो है ना, आपके कितने एटम्स होंगे मास ऑफ यूनिट सेल के अंदर, उसके z एटम्स होंगे। और z एटम है, मान लो कि अगर आपको कितने एटम है, आपके पास z एटम है। तो अगर मैं बोलूँ कि z एटम का मास निकालो, तो आप क्या करते हो कि z इंटू में मास ऑफ वन एटम, यही तो करते हो ना आप बेटा। आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने कहा कि आपके पास आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो आप 50 बच्चों के पास कितने रुपए होंगे, तो आप कैसे करोगे, सर 50 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, यानी आपका क्या लिखोगे कि ये क्या लिखा आपने 10, कि एक बच्चे के पास कितनी अमाउंट है। समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि आपके मास ऑफ यूनिट सेल में कितने एटम है, z एटम है। और इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, z इंटू मास ऑफ वन एटम। समझ में आ गया। अब ये मास ऑफ एटम को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपने क्लास 11th के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का आप मास निकालना चाहते हो, किसी भी एटम का, तो वो बराबर होता है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये चीज़ ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और डिटेल में करा दूंगा। तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल, आपको मास ऑफ, अगर मैं एक एटम की बात करूं तो क्या आया, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आप इस वाली वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो आपका मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल हो गया, z इंटू मास ऑफ वन एटम किससे इक्वल था, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो। तो ये क्या आ गया, आपका मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें वॉल्यूम की बात कर रही है। क्यूबिक जो आपने यूनिट सेल बनाया था, यूनिट सेल कैसे नेचर का होता है, क्यूब नेचर का होता है ना बेटा, यही तो था। तो किसी भी क्यूब की वॉल्यूम कितनी आती है आपकी, ए क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि सर मास ऑफ यूनिट सेल हमारा ये आया और हमारी वॉल्यूम कितना आया, ये आया। समझ में आया कि आपने मास को कैसे निकाला और वॉल्यूम को कैसे निकाला। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल, ये वाली चीज़, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब आप इस वाली चीज़ को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। तो यही देखिएगा, यही किया है हमने कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज मास ऑफ यूनिट सेल। आपने मास ऑफ यूनिट सेल को किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके, तो z क्या है आपका, z इज द रैंक ऑफ यूनिट सेल।
कैपिटल एम क्या है आपका, मोलर मास, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, और V आपका A क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, आपको Z दे देगा, आपको कैपिटल एम मोलर मास दे देगा, आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है, और आप वॉल्यूम की आपको वैल्यू दे देगा। ये चार चीज़ें दे देगा, आपको डेंसिटी निकलवा लेगा। या फिर डेंसिटी दे देगा, जेड दे देगा, एम दे देगा, एन ने आपको दे दे, आपको पता ही है, और आपसे ए क्यूब की वैल्यू निकलवा लेगा। तो बहुत सिंपल होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इस नेक्स्ट क्लास में जब हमारा कोर्स अभी ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद एक मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर भी, और आपके एक और आगे आएंगे जो फॉर्मुलेस, सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स करा दूंगा किस टाइप के आते हैं। बट आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो रूल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। इसके ऊपर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये निकला कहाँ से, ये रेशियोज कहाँ से आई, तो आप समझिएगा। तो रेडियस रेशियो रूल जो आपका है वो आपका किसके लिए होता है, इट इज़ ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आपका रेडियस रेशियो रूल रहता है। और रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है, रेडियस रेशियो रूल कहता है कि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो बोलेंगे। मतलब कैटायन और अनायन की रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो बोलेंगे। आपने ये बात पढ़ी होगी ना कि आपने डिवीजन वाला, कि रेडियस रेशियो क्या होगा, आर आर इज इक्वल्स टू आर सी अपॉन आर ए। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है ना, ऐसे अगर मैंने यहाँ लिखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी, तो अगर मैं बोलूँ कि ए को अगर मेरा ए ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट टेक्निकली मेरा बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मेरा ए ज़्यादा, अगर ए को मेरा ज़्यादा रखना है तो सी को क्या होना पड़ेगा, कम। ये पता है ना, इन्वर्स, आपका ये इन्वर्स रिलेशन और ये डायरेक्ट रिलेशन, आई होप आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अगर मैं सिंपल से यहाँ देखने, आपको एक पॉइंट लिखा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ कैटायन इज मोर, यानी रेडियस ऑफ कैटायन, यानी अगर आपका ये वाला आर सी ज़्यादा होगा तो आपका रेडियस रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि कैसा रिलेशन है इनके बीच में, डायरेक्टली। अगर रेडियस ऑफ अनायन अगर आपका कम होगा तो रेडियस ऑफ रेशियो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। इफ द रेडियस ऑफ अनायन इज लेस देन द रेडियस रेशियो वुड बी लार्ज। समझ में आया सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो हम रेडियस रेशियो को ही क्यों बोल रहे हैं ज़्यादा रखने के लिए। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपका रेडियस रेशियो होगा उतनी ज़्यादा आपकी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपका क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि मोर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या पॉइंट, कि सर जितनी ज़्यादा रेडियस रेशियो की वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा अच्छा आपका आयोनिक कंपाउंड होगा, पहली बात। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कैटायन सर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमारा रेडियस रेशियो रूल आएगा और रेडियस रेशियो आएगा, और जितनी ज़्यादा हमारी रेडियस ऑफ अनायन कम होगी उतना ज़्यादा हमारा रेडियस रेशियो आएगा। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने नोट में लिखा है कि ऑलवेज रेडियस ऑफ अनायन इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कैटायन और अनायन की बात करते हैं ना, तो हमेशा आपका जो अनायन का साइज होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, और आपके कैटायन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। अगर आप NaCl की बात करें तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, इसके अंदर बात करें तो 11, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो दोनों के अंदर से बड़ा कौन है, क्लोरीन, 17 वाला। तो इसीलिए हमेशा अगर इसका साइज भी बड़ा होगा 17 वाले का, और सोडियम का साइज क्या होगा, छोटा, तो जिसका अगर साइज बड़ा है यानी 17 वाला यानी क्लोरीन का, तो इसकी रेडियस भी बड़ी होगी और इसकी रेडियस क्या होगी, छोटी। तो हमेशा आयोनिक कंपाउंड के केसेस में रेडियस ऑफ अनायन क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा होगी, और रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगी, कम होगी। इसका एक टेक्निकल रीज़न भी है कि सर आप एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन लूज़ कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है सेंटर पे, जो आप न्यूक्लियस का नाम जिसको बोलते हैं, और सेंटर वाला न्यूक्लियस आपके चार्ज ज़्यादा होने के कारण वो आसपास इलेक्ट्रॉन्स को दबाता है और इसका साइज श्रिंक हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर 11th क्लास में पढ़ी हुई होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना कि रेडियस ऑफ अनायन, यानी अनायन का जो साइज होता है वो आपका बड़ा होता है, यानी रेडियस ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, अगर मेरा रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा बेटा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये आपकी बुक्स में डायरेक्टली पॉइंट लिख देते हैं कि मान लो कि रेडियस ऑफ कैटायन जिसकी ज़्यादा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। अगर मैं बात बताऊं तो आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट पे था कि बताओ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर किस केस में होगा। तो आपको याद रखना किस केस में होगा, रेडियस ऑफ कैटायन। अब फिर किसी ने पूछा कि सर रेडियस ऑफ कैटायन के केस में क्यों होगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो आप नीचे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या करा है, रेडियस ऑफ कैटायन का साइज क्या लिया, लो लिया। तो आसपास आपके ये अनायन कितने आ पाए, 4 ही आ पाए, और 4 ही इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यहाँ पे इस वाले केस में मैंने क्या करा, रेडियस ऑफ कैटायन यानी आपके कैटायन के साइज को क्या करा, मैंने बढ़ा दिया। और साइज को बढ़ाने से आसपास देखेंगे तो कितने अनायंस आ पाए, 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। तो मतलब जितनी ज़्यादा आपका रेडियस ऑफ कैटायन होगा उतना ज़्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और पिछली अभी मैंने एक चीज़ बताई आपकी कि रेडियस ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा होगा रेडियस रेशियो भी आपका उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा आपका रेडियस ऑफ कैटायन होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, रेडियस रेशियो होगा। तो अगर मैं एक लाइन में समेशन करूं तो द मोर इज द रेडियस रेशियो, द मोर वुड बी योर रेडियस ऑफ कैटायन एंड इट विल लीड्स टू द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आपकी रेडियस रेशियो होगी उतना ज़्यादा रेडियस ऑफ कैटायन होगा और उतनी ज़्यादा क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया? और इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे दिया। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स पे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड के किस पे डिपेंड करती है, तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहले चीज़ क्या है, हम 3 चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं कि सर कैटायन और अनायन क्या होंगे, आपके स्फेरिकल शेप में होंगे और वो आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। समझ में आ गया? आपको पता है कैटायन किस साइज का होता है, पॉजिटिव, और अनायन कैसा होता है आपका, नेगेटिव। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन कर रहे होंगे। कभी नेगेटिव नेगेटिव आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, नहीं सर, ये आपस में रिपेल करते हैं। तो आयन्स डू नॉट टच ईच अदर, जनरली आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। ऐसे कुछ केस हैं जिसमें आप टच कर जाते हैं जब आप एक्सटर्नल फोर्स को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, ना हमें उसे पढ़ना। अगली चीज, कैटायन शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायंस। अगर कैटायन, मैंने भी आपको ये वाला केस कराया कि कैटायन जो आपका ये वाला है इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायंस से सराउंड होना चाहिए। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैटायन को अपना साइज क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कैटायन का साइज होगा उतने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायंस लगेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर? आई होप ये बहुत इजी पॉइंट थे। तो यानी अगर आपके मैं पूछूं कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। कैटायंस अनायंस आपस में टच होने चाहिए, दे शुड बी इन स्फेरिकल शेप। अनायंस जनरली टच नहीं करने चाहिए, और कैटायंस जो आपके होते हैं इट शुड बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कैटायंस का साइज, अभी मैंने आपसे बात करी, तो कैटायंस का साइज अगर मैं रेडियस रेशियो रूल की बात करूँ तो वो क्या था, आर आर इक्वल्स टू आर सी अपॉन आर ए। आर सी क्या था आपका, रेडियस ऑफ कैटायन, और आर ए क्या था, रेडियस ऑफ अनायन। अगर मुझे ये वाला इसका साइज बड़ा करना है, इस वक्त आपका रेडियस रेशियो को आपको बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे, आपका रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा होना चाहिए, है ना बेटा, और रेडियस ऑफ अनायन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बट अभी मैंने आपको एक पीछे चीज बताई, कहाँ पे, यहाँ पे, कि रेडियस एंड अनायन का क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और ये आपस में टच नहीं करते। ठीक है, ये वाले आपस में टच करते हैं और अनायन आपस में टच नहीं करते। यहाँ पे मैंने आपको कहाँ बताया था, ये वाला, हाँ जी, ये देख रहे हैं आप। रेडियस रेशियो रूल क्या था आपका, आर सी क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन, और आर ए क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, अगर आपका स्टेबिलिटी किससे जज की जाती है कि जितनी ज़्यादा आपका रेडियस रेशियो रूल होगा उतनी ज़्यादा आपका
कंपाउंड होगा। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऑलवेज रेडियस ऑफ अनायन इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अनायन। हमेशा अनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो कैटायन का साइज क्या था, छोटा था। तो छोटी वाली चीजें कहाँ जा सकती हैं, वॉइड में, खाली जगह में। तो कैटायन हमेशा कहाँ जाता है आपका, वॉइड में। और बड़ी चीज अनायन हमेशा कहाँ जाता है आपका, पैकिंग में। ये बेटा कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि बताओ रेडियस रेशियो रूल में कैटायन, या रेडियस रेशियो रूल में भी नहीं, अगर कैटायन और अनायन का आपका कोई सॉलिड है तो कैटायन आपका कहाँ मिलेगा और अनायन कहाँ मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर कैटायन हमें वॉइड्स में मिलेगा और हमारा अनायन कहाँ मिलेगा, सर पैकिंग में मिलेगा। समझ में आ गया। अनायन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं आपके, फिक्स होते हैं। और कैटायन आपके क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, आपको ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कैटायन अनायन आपस में क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट अनायन अनायन नेगेटिव और नेगेटिव आपस में टच नहीं करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपस में टच नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट था वो आपका ये वाला पोर्शन था। क्या कह रहा है ये, कैटायन कहाँ जाते हैं, वॉइड में, और अनायन कहाँ जाते हैं, पैकिंग में। समझ में आ गया। चलो अब फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। कैटायन का साइज मैंने आपको बताया कैसा होना चाहिए, छोटा। तो छोटा हमने कैटायन का साइज लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, अनायन। तो यहाँ पे कैसा केस बन रहा है, लीनियर। बीच में आपने कैटायन लगाया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये क्या था, वॉइड था। वॉइड के अंदर कौन फिट हुआ है आपका, कैटायन हुआ है। और आसपास दो लार्ज साइज के ये क्या है, अनायन है। यहाँ से कोई आपकी कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, तीनों किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर। इससे हम कोई डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रूल नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। अब क्या केस हो सकता है कि बीच में आपका कैटायन एक हो और आसपास 3 अनायन आ जाए, ये केस। तो बीच में आपका यहाँ पे क्या है, ये कैटायन है, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है आपकी, आर। इसको स्मॉल आर मान लीजिए, छोटा सा, छोटा है ना, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है आपके, ये वाले 3 क्या है, ये क्या है आपके, अनायन है। और इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो केस क्या बना कि देखो आपके अनायन, ये वाला अनायन और ये वाला अनायन आपस में टच नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, कैटायन और अनायन आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो 3 आपके सराउंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर केस बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली लाइन किसके इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, सर कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अनायन, प्लस स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैटायन। समझ में आ गया। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, देखना ये। तो ये वाली चीज, बड़ा वाला चीज क्या थी आपका, अनायन थी। और स्मॉल वाली चीज जो वॉइड में गई है वो क्या है, कैटायन। यहाँ पे आपस में टच करते हुए दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में आपस में टच नहीं होते। यहाँ पे क्या बना बेटा आपका, एक ट्रायंगल बना, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक। अब यहाँ से आप ये देखिएगा, आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला आप ट्रायंगल देख रहे हैं, जिसको आप मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना, ठीक। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड में बनाऊं तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाली जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होता है बेटा आपका, 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री कैसे होता है आपको पता है, क्योंकि ये जो आपका ये वाली साइड कितनी है, आर प्लस आर, ये भी कितनी है, आर प्लस आर, ये भी कितनी है, आर प्लस आर। तो ये कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अगर आप इसको बाइसेक्ट करें तो एंगल कितना आता है, 30 डिग्री। तो ये उस प्रॉपर्टी से आया, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, और ये वाली आपका, ये वाला, ये क्या है आपका पूरा, अगर आपने ये वाला ट्रायंगल लिया ना, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ दोबारा। आपने एक्चुअल में ये वाला ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड कितनी है, ये वाली। तो ये क्या है आपका, सर्कल था। सर्कल की ये रेडियस थी कैपिटल आर, तो ये भी नीचे वाली क्या होगी, कैपिटल आर। तो ये ट्रायंगल समझ में आया कि ये ट्रायंगल कैसे निकल के आया। अगर ये ट्रायंगल समझ में आ गया तो बस आगे कुछ नहीं बचा है।
अब इसी ट्रायंगल को लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। तो देखना, ये चीज़ थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी कि बीच में क्या था आपका, ये क्या था आपका कैटायन और ये क्या था आपका अनायन, ये क्या था स्मॉल आर, ये क्या था कैपिटल आर। ठीक है, तो आपने इस वाले ट्रायंगल को आपने यहाँ बनाया, तो यही ट्रायंगल था कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आई थी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या था आपका रेडियस ऑफ अनायन और स्मॉल आर क्या था रेडियस ऑफ कैटायन। समझ में आ गया। नीचे ये कैपिटल आर आया था, ये आया था। यहाँ पे आपने क्या करा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया तो क्या होता है कॉस थीटा। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, बेस को यूज करेंगे और किसको यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज को यूज करेंगे। तो हमने इनको लगाया और यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है इन दोनों के बीच में, 30 डिग्री दे रखा है, तो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बेस कितना है कैपिटल आर और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आया, ये हमने कैसे निकाला। अच्छा, पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी आती है, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, कॉस 30 की वैल्यू आती है √3/2। तो आपने √3/2 वैल्यू रख दी। ये आपका कैपिटल आर और ये वाला आपका जो चीज़ थी, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, √3/2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, इसको आपने इससे अंदर से मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैथमेटिक्स करी। मैथमेटिक्स करने के बाद जब आपने सॉल्व किया और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की रेशियो निकाली तो वो कितनी आई, 0.11155। अब ये आर अपॉन आर क्या आया, इसी को आर अपॉन आर को, इसी को आप क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल। इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल। याद करो क्या था, स्मॉल आर क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ कैटायन, तो यही तो लिखा था, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो रूल। और आर अपॉन आर कितना है आपका 0.155, किसके केस में, ट्रायंगुलर के केस में। समझ में आ गया। ठीक, तो आप जरा नीचे वाली पॉइंट समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैंने लिखा है, अगर 0 से लेके 0.155 से पहले तक कोई अगर इस रेशो की वैल्यू लाई करती है तो वो किस केस में जाएगा, लीनियर में। ध्यान रखना 0.155 इन्वॉल्व नहीं है, अगर 0.154 तक आती है वैल्यू तो वो किस में जाएगी, लीनियर में। पर जैसे ही 0.155 हो गई तो वो किस में पहुंच जाएगी आपकी, ट्रायंगुलर में। अब इसकी भी एक लिमिट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, आपने जैसे अभी आपने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज लगाया, 3 नेगेटिव चार्ज लगा के कर दिया। अगले केस में आप क्या कर सकते हो, अगले केस में आप क्या कर सकते हो, बीच में पॉजिटिव चार्ज लगाया, साइड में 4 नेगेटिव चार्ज करें, सेम निकाला। तो जब आप इसकी डेरिवेशन करके निकालोगे, इसकी डेरिवेशन करके जब आप निकालोगे तो वहाँ वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये रेशो R/R का 0.25। तो अगर 0.224 तक आपके बीच में आ रहा है, यानी 0.155 से लेकर 0.244 के बीच में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। पर जैसे ही 0.225 हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये वाला किसका केस था, लीनियर का केस था, ये वाला किसका केस था बेटा, आपका ट्रायंगुलर का, ये वाला टेट्राहेड्रल का। ठीक है, ये वाला आपका 5 का हो गया और ये वाला आपका 6 का हो गया। देखो यहाँ मैंने आगे एक टेबल बना रखी है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट केस क्या था, लीनियर, जहाँ पे बीच में क्या था आपका एक कैटायन था और 2 साइड में क्या थे, अनायन थे। इनकी रेडियस रेशियो कितनी आई, ये चीज़ आई। ठीक है, देखो लास्ट वाले के अंदर मैंने आपका, देखो सिंबल आपको एक ये दे रखा है और आपको ये दे रखा है। अगर इस वाले सिंबल का मतलब होता है कि जो लास्ट में मैंने इधर वैल्यू लिखी है वो इंक्लूडेड है, बट इसका मतलब होता है कि जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से लेके आपका 0.155 तक, इनके बीच में 155 नहीं, 0.154, इनके बीच में अगर कोई भी आपका रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है तो वो किस में लाई करेगा, आपका लीनियर के केस में लाई करेगा। समझ में आ गया। अच्छा, अगर 0.55 मैंने 0.155 अगर मैंने इंक्लूड कर दिया तो वो किस केस में आ जाएगा, आपका ट्रायंगुलर। देखो यहाँ पे मैंने साइन क्या बनाया, देख रहे हो साइन, इस साइन का मतलब है कि 0.155 क्या है आपका, इंक्लूडेड है। तो अगर आपकी 0.155 से लेकर 0.225 तक
अब 2 to 5 इंक्लूड नहीं है आपका, इनके बीच में वैल्यू आती है। अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो क्या है, 0.155 से लेकर 0.224, अगर इनके बीच में वैल्यू आपकी रेडियस रेशो की आती है तो वो कौन सा केस जाएगा, ट्रायंगुलर। ऐसे ही बेटा नीचे आपको ये सारा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपका लास्ट पॉइंट इंक्लूड है। समझ में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि किस केस में आपका रेडियस रेशो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे सर आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर रेडियस रेशो इंक्रीज हो रहा है तो क्या और इंक्रीज हो रहा होगा, रेडियस ऑफ कैटायन। साफ बात है, रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा होगा। अगर रेडियस ऑफ कैटायन आपका बढ़ रहा होगा तो कम आपका रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा होगा तो यानी साइज भी कैटायन का बढ़ रहा होगा, है ना। साइज कैटायन का क्या हो रहा होगा आपका, पहले आपका मान लो साइज ऐसा छोटा सा था, अगर आपकी रेडियस रेशो बढ़ गया तो साइज क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। जितना ज़्यादा आपका कैटायन का साइज हुआ होगा, जितना ज़्यादा आपका कैटायन का साइज हुआ होगा, उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यानी उतने ज़्यादा नेगेटिव उसके आगे सराउंड कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं आपको सिंपल सा लिख बताऊँ तो क्या मतलब है इसका, कि जितना ज़्यादा सर आपका रेडियस रेशो बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा, और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ अनायंस सराउंडिंग टू कैटायन वो भी क्या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, अभी 3 पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि साइज ऑफ कैटायन अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका किससे बड़ा साइज ऑफ कैटायन, अगर आपका रेडियस रेशो रूल बढ़ा तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ने से आपके नंबर ऑफ सराउंडिंग अनायंस बढ़े। आई होप रेडियस रेशो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा वापस जाके इस वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपको वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगे कि आपने कौन सा, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको रेडियस रेशो रूल पता होना चाहिए, कौन सा पॉइंट इंक्लूड है कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड है, उनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आपका यहाँ तक हो चुका है रेडियस रेशो रूल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डिफेक्ट स्टार्ट करा दूंगा, और वो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़िला विज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।